उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। मुझे खबर मिली कि अर्जुन चैम्बूर के खंडर में छुपा हुआ है। मैं सब इंस्पेक्टर गोविंद को भी अपने साथ ले गया था। अर्जुन, अर्जुन देख, चुपचाप बाहर आ जा। अर्जुन मेरी बात मान ले और बाहर निकला। अर्जुन, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग उसे बहुत देर ढूंढते रहे और फिर अचानक से रुक जाओ वहीं, रुक वरना गोली मार दूंगा। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक जा। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने उसे कहा रुक, लेकिन वो नहीं माना, मुझे मारने को आया। तब मैंने गोली चलाई अपने सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, थैंक्स, तुम अब जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सब लेजिटमेट ही लग रहा है। मुझे भी सेल्फ डिफेंस का मामला लग रहा है। नहीं, वो लोग झूठ कहते हैं। मेरा बेटा आवारा था, बदमाश था, कई गलत काम किए होंगे उसने, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि वो उन्हें मारने वाला था, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। मैं नहीं मानती। मेरा बेटा गुंडा था, पर खूनी नहीं था। तेरा तो भाई था, तुझे भी लगता है कि वो भाई मैं जानता हूँ तू सच बोल रही है, लेकिन अगर वो पुलिस वाले हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं तो अब हम क्या करें? और उन लोग ने रिपोर्ट बनाकर भी डाल दिया, साफ साफ लिख दिया उसमें कि ये सेल्फ डिफेंस केस है। मैं उस रिपोर्ट को चैलेंज करूंगी। आई तू क्या बोल रही है आई? मैं सही कह रही हूँ। बेटा मेरा गया है। अर्जुन उनके लिए सिर्फ एक लड़का था जो मारा गया है। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक सारा सच सामने ना आ जाए। अरे अगर वो लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हम खुद अपनी तरफ से इंक्वायरी करेंगे। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना फर्ज बनता है मेरा। अर्जुन पटनायक नाम के एक नवयुवक की 20 सितंबर की रात बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। इंस्पेक्टर चौगुले अपना फर्ज निभा रहे थे। उन्होंने गोली भी सेल्फ डिफेंस में चलाई थी क्योंकि अर्जुन उन पर हमला करने वाला था। पुलिस डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्टर चौगुले को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अर्जुन की विधवा मां इस सच को मानने से इनकार कर रही थी। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा अर्जुन किसी पुलिस वाले पर हमला कर सकता है। वो इस मामले की इंक्वायरी कराना चाहती थी ताकि उन्हें तसल्ली मिल सके, लेकिन एक सरकारी तंत्र में किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना एक आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन 5 साल पहले एक ऐसा एक्ट पास हुआ जो आज हर आम आदमी के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया है। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सर हमें एक RTI एप्लीकेशन फाइल करनी है। ये RTI का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल भर दीजिए। आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इसकी एक फीस होती है जो कि आपको जमा करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपके बेटे के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं जानता हूं आपको बहुत तकलीफ होती होगी। उस दिन जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं
अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो हमें मार देता। हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया और कुछ नहीं। आपकी भलाई इसी में है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच हो। ठीक है मैम। मैम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। सर, ऐसा क्या हो रहा था सर? इन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। भाई कम से कम 1 महीना लग जाएगा इन लोग का जवाब आने। तब तक क्या हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? भाई तो क्या करें हम? तू ही बता, कोई रास्ता है हमारे पास? चल। क्या लिखा है खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पहले 30 दिन तक इनका इंतजार करो, ऊपर से ये कबाड़ पकड़ा देता है। इतनी जल्दी हार मान गया बेटा? अरे कुछ ना कुछ जरूर हाथ लग जाएगा। भाई कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। सब कुछ सरकारी भाषा में लिखा है उन्होंने, जो एक आम आदमी कभी नहीं समझ पाएगा। और ये एनकाउंटर की तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है इसमें। सिर्फ ये लिखा है कि अर्जुन एक गुंडा था। अर्जुन के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी उनके बारे में लिखा है इसमें। क्या पता ये कंप्लेंट भी असली है या फर्जी कंप्लेंट बना के देती है इन लोगों को। यह पता करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। ये कुणाल का घर है ना? जी। तुम प्रीता हो ना? जी, आप लोग कौन है? मैं अर्जुन की माँ हूँ। अर्जुन? वही जो तुम्हें परेशान किया करता था। जी, मुझे किसी ने बताया कि वो मर गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बस 10 मिनट लगेंगे। मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। देखिए आंटी, मैं किसी और चक्कर में फंसना नहीं चाहती। पहले ही हम लोग इन खामखा के चक्करों से बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच में क्या हुआ था। वो 8 तारीख की बात है। चल। अरे कुणाल, कुणाल, बाहर निकल साले। कहाँ है तेरा भाई? अरे तुम लोग हो कौन और अंदर कैसे घुसे चले आए? बाहर निकलो। बकवास मत कर। ये बता भाई कहाँ है तेरा? साला बहुत हीरो बनता फिरता है। बोला उसको नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी? एक बात करोगा कहीं तरीके ढूंढ साले को। कुणाल घर पर नहीं है। बड़ी तो कहाँ है वो? कहाँ भाग गया है वो? कहाँ छुपा करेगा उसको? कहाँ है? अर्जुन नहीं है कुणाल अंदर। जब तेरा भाई घर आ जाए ना, उसको बोल देना उसकी हड्डी तोड़ के हाथ में दे देंगे हम। बच के रहे हमसे, समझी? चल ले। और मुझे ये धमकी देके वो लोग चले गए। प्लीज सर, आप कुछ कीजिए, कहीं वो लोग मेरे भाई को मार ना दे। आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपके घर में कोई नहीं घुसेगा और आपके भाई को कुछ नहीं होगा। घबराइए मत। अच्छा वो दिखते कैसे थे? मैं अपने भाई को लेके बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन जाके उन दोनों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। अगले दिन इंस्पेक्टर चौगले ने उन दोनों को पकड़ लिया। कौन बनते हो? धमकियां देते हो? कौन है तू? है कौन तू? इंस्पेक्टर साहब, लातों के भूत हैं। छोड़ दीजिए ना। अरे नहीं छोड़ूंगा इन्हें छोड़ू मैं, इन्हें छोड़ू मैं। उन्होंने दोनों को बहुत मारा। मैंने कई बार कहा कि सर अब बहुत हो गया, लेकिन वो उन दोनों को मारते ही गए। देखिए मैडम, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ और मुझे बेहद अफसोस है कि आपको अपना बेटा खोना पड़ा, लेकिन इस केस की फाइल अब क्लोज हो चुकी है। नहीं सर, मैंने मेरे बेटे के खिलाफ दर्ज सारे केसेस चेक कर लिए हैं। सारे छोटे मोटे केसेस हैं। मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं था, फिर भी उसे इस तरीके से मारा गया है जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। उसको मारा नहीं गया है, बल्कि उसने 2 पुलिस ऑफिसरों पर अटैक किया। एक को तो काफी चोट भी आई थी, दूसरे को मारने वाला था। तब उन लोगों ने सेल्फ डिफेंस में उस पर फायर किया। देखिए, वो उसे मारने के प्लान से नहीं गए थे, वो सिर्फ उसे अरेस्ट करने गए थे। आपके बेटे की जान खुद उसकी अपनी गलती की वजह से गई है। देखिए, आपने अपना बेटा खोया है,
इसलिए आप इमोशनल होकर पुलिस वालों पर इल्जाम लगा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई फेक एनकाउंटर का केस नहीं है। आंकड़ों के अनुसार सन 1993 से 2010 के बीच फेक एनकाउंटर्स के 1560 मामले दर्ज किए गए। फेक एनकाउंटर्स यानी फर्जी मुठभेड़, ऐसे मामले जहां पुलिस अपने किसी मकसद के लिए किसी अपराधी या बेगुनाह का कत्ल कर दे। हालांकि इंस्पेक्टर चौगुले इस बात से इनकार कर रहे थे, लेकिन माधवी का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके बेटे अर्जुन की मौत फेक एनकाउंटर में ही हुई है। बार बार आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके आखिरकार माधवी ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज इकट्ठा कर लिए। यहां तक कि इंस्पेक्टर चौगुले का डिपोजिशन भी उनके पास था। लेकिन इस सबसे माधवी के सवालों की फेहरिस्त और लंबी हो गई, पर जवाब नदारद थे। समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करूं। भाई आओ पहले खाना खा लो। सुबह से इन सरकारी कागजों को पढ़ते जा रही हूं। क्या हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि मैं क्या करूं। अर्जुन को जाकर 5 महीने होने को आए, मैंने कुछ भी नहीं किया। सोचा था कुछ ना कुछ करके उन पुलिस वालों को गलत साबित करूंगी, पर कुछ भी नहीं कर पाई अब तक। आई भूखे रहने से भी तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा ना। चलो आओ खाना खा। अच्छा भाई बाकी कुछ हमें पता होना हो, एक बात तो पक्की है, अर्जुन की मौत उस चेंबूर वाले खंडर में ही हुई। फिर तो हमें वहां जाना ही चाहिए। क्या पता वहां कोई सबूत मिल जाए। सौरभ, उन्होंने तो कहा था कि वो लोग अर्जुन को यहीं कहीं ढूंढ रहे थे। इतने में पीछे से आवाज आ गई और ये सब कुछ हो गया। बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आई इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं आई, और इस रिपोर्ट में उन लोग ने ऐसी कोई गड़बड़ नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर हम उंगली उठा सके। आई चलते हैं यहाँ से, चलो। चल चल चल। आई क्या हो गया? आई अरे क्या हुआ? लग गई, 1 सेकंड। अरे कहाँ लगी? आई अरे पैर में लगी। रुक रुक दिखाओ रुक, मुझे पैर दिखाओ। रुक मैं हाथ दे देना मुझे, हाथ दे। रुक मुझे। यहाँ पर लगा। चल चल हाथ। अच्छा उठ नहीं हो रहा है बेटा। एक काम कर, कंधे पे हाथ। आजा धीरे से उठ, धीरे से, आराम से आराम से आराम से। और ये वाले पैर पे वजन मत, धीरे धीरे। अच्छा डॉक्टर के पास लेके जा। बहुत बुरी तरह मोच आ गई। अब अगले कुछ दिनों तक चलना फिरना बिल्कुल बंद। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक राय चाहिए थी।
ये फोटो देखिए, जरा बताइए तो, अगर किसी के पैर में इस तरह से चोट आई हो तो क्या वो एकदम से उठकर भाग सकता है? एक कदम भी चलना पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह की चोट किसी के पैर में लगी है तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता वो। आप ही देखो, पैर एकदम बेकार हो चुके हैं, भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कि चोट लगने के बाद अर्जुन उस इंस्पेक्टर के पीछे नहीं भाग सकता था। भाई, अगर ये बात हम कमिश्नर के सामने साबित करते हैं तो उसे हमारी बात सुननी पड़ेगी, और क्या पता इस केस की अच्छे से इंक्वायरी कर दे वो। कुछ भी नहीं होगा बेटा। सबसे पहले तो वो अपने पुलिस वालों की बात सुनेंगे और फिर डॉक्टर शास्त्री ठहरे हमारे फैमिली डॉक्टर। हमें किसी ऐसे आदमी से ये बात साबित करवानी होगी जिसकी बात वो लोग भी टाल ना सके, किसी एक्सपर्ट से। भाई, किसी पुलिस के डॉक्टर को पकड़ना होगा, कोई फॉरेंसिक वाला। तू ठीक हो जा, उसके बाद ढूंढते हैं उसे। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, तो ढूंढना शुरू कर दे। पहले से ही इतना वक्त बर्बाद हो चुका है। ठीक है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज 1 मिनट रुक जाइएगा सर। जी। क्या आप डॉक्टर बसु हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट? हाँ, क्या चाहिए आप लोगों को? सर, एक मुद्दे पे आपकी खास राय चाहिए थी, और बस सिर्फ 10 मिनट लगेंगे सर, ज्यादा नहीं, प्लीज। देखिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, आई एम सॉरी। सर प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटा मारा गया है और कोई भी हमें मदद नहीं कर रहा है। अगर आप जरा सी भी मदद कर देंगे ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सर। गोली 2 फीट की दूरी से चली थी और सीधे आके बॉडी पे लगी है। तो बेटे की हाइट कितनी थी? सर, 6 फीट 2 इंच। और उस पुलिस इंस्पेक्टर की जिसने गोली चलाई थी? सर, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, 5 फीट 7 इंच, 8 इंच। क्यों, क्या हुआ सर? अगर हाइट में इतना अंतर था तो गोली सीधी नहीं लगती। मैं आपको समझाता हूँ, आप आइए। अब यहीं खड़े रहिए, जरा पैर फैलाइए। परफेक्ट। अब आपके हाइट और हमारे हाइट में अंतर है। अब आप यहां पर जरा एम कीजिए। आपके ये हाथ के एंगल से साफ जाहिर होता है कि गोली यहां पर लगेगी और यहां से निकलना चाहिए था, जबकि अर्जुन के केस में गोली यहां पर लगकर सीधे यहां से निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि गोली सेम लेवल से चलाई है। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? सर, इंस्पेक्टर चौगले की हाइट कम थी, अब वो किसी चीज पर खड़ा होकर तो गोली चलाएगा नहीं। मतलब सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन शायद गोली चलाने वाले ने आपके भाई के ठीक ऊपर खड़े होकर गोली चलाई है। इस नई जानकारी ने सौरभ और माधवी को चौंका दिया। उन्हें यकीन हो गया कि उनका शक गलत नहीं था, वो सही रास्ते पर जा रहे थे। और फॉरेंसिक साइंस भी उनके इस विश्वास की पुष्टि कर रही थी कि शायद अर्जुन की मौत का मामला फर्जी मुठभेड़ का था। इस नए सबूत ने उन्हें एक नई उम्मीद दी और वो दोनों सीधे पुलिस कमिश्नर के पास जा पहुंचे। मैडम, चोगले भला ऐसा क्यों करेगा? मैं मानता हूं कि फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, ये सब कुछ एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन मैं खुद भी कई बार ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा हूं। मैंने कई लोगों को देखा है, गोलियां लगी है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मरने से पहले वो 10 से 20 मीटर भाग लेते हैं। इसी बिना पर मैं कह रहा हूं कि चोगले जो कह रहा है वो हो सकता है, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो फिर वही बात, चोगले आपके बेटे को क्यों मारेगा? आपने बहुत कुछ कह दिया सर। अब बस इतना और बताइए कि जब मेरे बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस चल ही रहा था तो आपका इंस्पेक्टर उसे पकड़ने आया ही क्यों? ठीक है,
अभी आपके सामने बुलाकर उससे पूछताछ कर लेता हूं, बस आपकी तसल्ली के लिए। उस दिन तुम अर्जुन पटनायक को पकड़ने क्यों गए थे? सर, उसके खिलाफ एक फ्रेश कंप्लेंट थी। क्या कंप्लेंट? और अगर कोई कंप्लेंट थी भी तो आपकी केस फाइल में उसके पेपर्स क्यों नहीं है? तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, शो कॉज बताओ 2 हफ्ते के अंदर। ओके सर। हाँ मात्रे, इस लड़की ने अर्जुन पटनायक के खिलाफ कंप्लेंट की थी, उसका फोन नंबर निकाल। अरे हाँ वही, जल्दी कर। शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस। जब भी कोई व्यक्ति कानून या नियमों के दायरे से बाहर जाकर कोई कदम उठाता है तो उसके नाम पर शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। इससे उस इंसान को अपनी सफाई देने के लिए कुछ समय मिल जाता है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर होती है। इंस्पेक्टर चौगुले को भी पुलिस कमिश्नर ने ऐसा ही शो कॉज नोटिस जारी किया। वक्त बीतता गया और यह नोटिस प्रशासन की लाल फीताशाही के नीचे दबता गया। माधवी और सौरभ का धैर्य अब जवाब देने लगा। इतना सब कुछ किया पर वहीं के वहीं अटके हुए हैं। लगा था कमिश्नर ने बोला है तो कुछ बात आगे बढ़ेगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन को उसने क्यों मारा ये जब तक पता नहीं चलता है ना, तब तक हम बस यहाँ से वहां घूमते ही रहेंगे। भाई मुझे सबसे पहले तो ये नहीं पता चल रहा कि अर्जुन उस चेंबूर वाले खंडर में क्या कर रहा था। उसका वो दूसरा दोस्त है ना, उसे शायद मालूम होगा। तुझे उसका घर पता है? हाँ, भास्कर यही रहता है? जी आप कौन? मैं अर्जुन की माँ। नहीं, भास्कर यहाँ नहीं है, बाहर गया है। बाहर कहाँ? बाहर गांव, शहर से बाहर। कब तक वापस आएगा? मुझे नहीं पता कब आएगा वापस। नमस्ते। सुनिए, अंकल सुनिए। सुनिए भाई साहब। अरे आप लोग फिर अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, भास्कर यहाँ नहीं है। हटिए आप। अरे कहाँ जा रही हैं? अरे रुको, अरे मेरी बात, मेरी दोस्त था ना तू उसका? बताया था उसने मुझे कि तू उसका सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त है करके। बचपन का दोस्त। ते ऐसी दोस्ती है तेरी? हाँ? मुझे माफ कर दो आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो अपने घर में बस छुप के बैठा था। आखिरी बार अर्जुन को देखने भी नहीं आया। मैं क्या करता और बाहर निकलता, कुछ बोलता तो वो इंस्पेक्टर मेरे को पकड़ लेता। मेरे को धमकी देके गया था वो। आंटी, हम लोग तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती किया करते थे। कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं किया कि वो लड़की प्रीता, उसके भाई के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। कॉलेज के इलेक्शन को लेकर कुछ बात थी, बस इसीलिए उसके घर गए थे उसके भाई को धमकाने। अर्जुन और उस इंस्पेक्टर के बीच में क्या हुआ था? जब उस लड़की प्रीता ने तुम दोनों की कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तब उसने तुम दोनों को मारा था।
फिर भी वो अर्जुन के पीछे क्यों पड़ा था? हमने उस इंस्पेक्टर के हाथ जोड़े थे और उसे कई बार कहा था कि हमें कोर्ट मत लेकर जा, छोड़ दे, हम फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर वो नहीं माना। हमें उसने बहुत मारा आंटी, और मारने के बाद अगर वो चाहता तो हमें छोड़ सकता था, पर उसने नहीं छोड़ा। बोला ये ड्यूटी है, ये है वो है। और जब हमें कोर्ट लेकर गया तो जज ने हमें जेल भेज दिया। जब हमारी जमानत हुई तो सब उल्टा हो गया। कॉलेज वालों ने अर्जुन को रस्टिकेट कर दिया, और आप लोग भी तो उसे सुनाते रहते थे। जो उसे जॉब मिली थी वो भी चली गई। वो पागल हो गया था, एकदम पागल। और इन सब के लिए वो इंस्पेक्टर चौगले को दोष देता था। कुछ दिन बाद गुस्से में अर्जुन सीधा थाने चला गया, चौगले को उल्टा सीधा सुनाने, लेकिन वो उसको ही उल्टा पड़ गया। मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, बस इतना बताने आया हूँ, तू बहुत ही घटिया आदमी है। दूसरों की लाइफ खराब करके तुझे बड़ा मजा आता है कमीने। तो जैसा कि लाइफ पहले से खराब होती है, मैं उसे सुधार रहा हूँ। बेटा, अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। बेटा मत बोल, तुझे समझा, तू फर्ज निभा रहा है। अरे तेरे जैसे इंसान को तो जेल में बंद कर देना चाहिए, पुलिस वाला बनता है। क्या हुआ? सच नहीं सुना जा रहा? तू दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, पागल है, पागल, सर फिरा। जब भी वो चौगले के सामने आता था हमेशा उसको नीचा दिखाता। वो इतना गुस्सा करता उससे कि उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मैंने बोला उसको कई बार कि जाने दे, छोड़ दे गुस्सा, पर वो नहीं माना। मैं देखता हूं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ यही है? हाँ, पर क्यों? उसको अरेस्ट करने आए। चलो हटो। अरे हटो मतलब ऐसे कैसे अरेस्ट? क्या किया उन्होंने? चौगले सर ने इनके खिलाफ केस फाइल किया है, मानहानि का मुकदमा है। इसका मतलब आप हमारा पीछा कर रहे हो, और पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। देखिए, बहस करने का टाइम नहीं है, गिरफ्तार करो इन्हें। अरे आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं किसी को? बोला ना केस है, सब फालतू केस है आपका। घबरा मत, हम तो जानते हैं कि खामखा ये लोग मुझे अरेस्ट करने आए हैं। इसका मतलब है कि हम लोग सही जा रहे हैं और ये लोग गलत रास्ते पे, इसलिए तो उल्टे सीधे हाथ पैर मार रहे हैं। कोशिश करते रहना, रुकना मत। चलो चलो, आई मगर ले चलो। आई 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 आई। इस बेंच पर बैठने की आदत डाल लो। ये नाटक बंद नहीं किया ना, तो हर दूसरे दिन इसी बेंच पर बैठना पड़ेगा। समझा रहा हूं मैं। इस केस पर हाथ पैर मारना बंद कर दो, वरना जेल जाओगे तो मेरे सामने रोना पड़ेगा। वे कुछ किया नहीं है, तोड़ रही हो। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो समझ लो, पुलिस वालों के पास 1000 तरीके होते हैं दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। छिपने के लिए जगह नहीं बचेगी। आपके तरीके मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्हीं तरीकों ने मेरे बेटे की जान ली थी, और इन्हीं के वजह से सच साबित करने के लिए मुझे टाइम लग रहा है। कितने भी तरीके आजमा लो सर, लेकिन आपके सारे तरीके फेल हो जाएंगे। और जिस तरीके से आप मुझे धमका रहे हो, उससे तो लग रहा है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी अगली शिफ्ट आने से पहले तक सोच लेना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आया तो मैं अपना केस वापस ले लूंगा, वरना लॉकअप में डाल दूंगा। समझी? मुझे इंस्पेक्टर चौगले के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, और आपको रिपोर्ट लिखनी ही होगी। आप कैसे किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने से मना कर सकते हैं? ये ड्यूटी है आपकी। प्रीता, क्या हुआ बेटा? आंटी वो इंस्पेक्टर मुझे बार बार कॉल करके कह रहा है कि अर्जुन के खिलाफ कंप्लेंट चेंज करो। क्या चेंज करवाने को बोल रहा है? वो एक बैकडेटेड FIR लिखवाने को कह रहा है, जिससे ये साबित हो सके कि अर्जुन जमानत पे बाहर आने के बाद भी मुझे परेशान कर रहा था। मैंने मना कर दिया, तो भी उसने कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आई तेरी जमानत हो चुकी है, चलो। और यहाँ आकर एक सबूत भी मिल गया है।
आई कांट बिलीव इट, लेकिन इस लड़की के बयान से अब सब साबित हो गया है। आई एम रियली सॉरी मैडम, मैंने अभी तक आपकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि आप अपने बेटे के दुख में, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं अभी इस केस की पूरी इंक्वायरी करने का ऑर्डर इशू करता हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई इंक्वायरी नहीं करवानी। मैं समझा नहीं। इंक्वायरी करने से क्या होगा सर? ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऑफिसर की वर्दी उतरवा दोगे या उसे पुलिस फोर्स से निकलवा दोगे, लेकिन क्या इससे मेरे बेटे के खूनी को सजा मिलेगी? मैं चाहती हूँ कि उसे कोर्ट ले जाया जाए और उस पर मर्डर का केस किया जाए। उसने कोई गलती नहीं की है सर, जानबूझकर मेरे बेटे का खून किया है उसने। मैं जानता हूँ, मुझे आपकी बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन कोर्ट में हम साबित क्या करेंगे? कोर्ट मर्डर का मोटिव मांगेंगी। सिर्फ गुस्से में किसी ने किसी को मार दिया, ये मोटिव कोर्ट के लिए काफी नहीं होगा। तो क्या मैं मेरे बेटे के खूनी को यूं ही जाने दूं? देखिए, पुलिस इंक्वायरी मेरे हाथ में है और वो मैं करवा सकता हूँ। हाँ, अगर चोगले खुद अपना जुर्म कबूल कर ले तो बात अलग है। सुनो, गोविंद मात्रे को बुला कर लाओ और चोगले को फोन लगाओ, कहना मैंने बुलाया है। मात्रे, मात्रे क्या तुम्हें हथकड़ी? सर, क्या हुआ? हैरानी हो रही है इनको देखकर या डर लग रहा है? सर, मैं कुछ समझा नहीं। ये नाटक बंद करो चोगले, हम लोग यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे हैं। मात्रे ने सब कुछ बता दिया है। अब अच्छा यही होगा कि तुम भी कन्फेस कर लो। ऐसे चुपचाप मत खड़े रहो, बताओ क्यों मारा इनके लड़के को? पकड़ो से! देखो इसे, बहुत भागने का शौक है ना? बहुत भाग रहा था ना? भागने की कोशिश करके तुमने सब कुछ साबित कर दिया है। अब चुपचाप अपने आप सब सच बता दो। तू है गुंडा पुलिस वाला? वही मैं सोचूं कि इन मवालियों की तरह गाड़ी में कौन आ रहा है। अब्बा है पुलिस पे धब्बा। साला हरामी। रुक! ए मात्रे, डाल गाड़ी में इसको। आज बताता हूँ कि पुलिस वाला क्या होता है। इतनी जिंदगी का आखिरी पंगा मेरे साथ। चल। वो बहुत बार मुझे नीचा दिखा चुका था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। और उस दिन मैं और मात्रे अर्जुन को चैम्बूर के खंडर में लेकर गए। इंसल्ट करता है ना, बार बार इंसल्ट करता है। तू देख अब मैं क्या करता हूं। तू जान जाएगा कि मेरी और मेरी वर्दी की इज्जत कैसे करते हैं। तेरी इज्जत तो मैं मरने के बाद भी ना करूं। अच्छा, बहुत गर्मी है तुझमें, निकालता हूं तेरी गर्मी। बंदूक का जोर दिखाता है साले घटिया आदमी। तुझे तो पूरे बाजार में खड़ा करके पीटना चाहिए। ठोकने का मन करता है तुझे। और ये वर्दी उतार के साइड में रख दे। तू लायक नहीं है इस वर्दी के। चुप! इज्जत से बात कर मुझसे, वरना मरने को तैयार हो जा। बोल। सर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपकी वर्दी की भी इज्जत करता हूं। बोल। घटिया इंसान, बंदूक है इसलिए मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, वरना इसके बिना है क्या तू? अच्छा, बताऊं मैं क्या हूं? हैं? मैंने उसको बहुत समझाया, कई बार बोला, लेकिन उसको समझ नहीं आया। वो बकवास पे बकवास किए जा रहा था और फिर मेरा दिमाग
गर्म हो गया, मैंने गोली चला दी। बाकी सब तो आप जानते हैं। ले गया उसको यहां से। मुझे पता था मात्रे को हथकड़ियों में देखकर वो डर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद मेरा मत कीजिए, थैंक्स तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने आगे आके इतनी मेहनत से सच को मेरे सामने लाया। मुझे अफसोस है कि मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको और आपके बेटे को फेल किया। मेरे बेटे के मौत की आधी जिम्मेदार तो मैं खुद हूं। समय रहते ही अगर मैं उसे संभालती तो वो यूं हाथ से चला न जाता और ना ही इन चक्करों में पड़ता। शायद आज वो मेरे साथ होता। जिंदगी भर ये बोझ मेरे सीने पे रहेगा। आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, इसके लिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए। अब आप चिंता मत करिए, आपके बेटे के कातिलों को सजा दिलवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। इन्होंने ना सिर्फ पुलिस वालों का नाम खराब किया है, बल्कि इंसानियत के नाम पर भी वो एक धब्बा है। जनता से लेकर नेता और यहां तक के मीडिया भी एनकाउंटर्स को जायज मानते हैं। ये एनकाउंटर्स अपराध, आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ एक करारा जवाब समझे जाते हैं। लेकिन जब कोई कानून का रखवाला अपनी खुद की कमजोरी छिपाने के लिए एक बेकसूर की जान ले लेता है और कोई अर्जुन पटनायक मारा जाता है, तब इन एनकाउंटर्स पर सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर फेक एनकाउंटर्स में मारे जाने वाले हर व्यक्ति की मां माधवी की तरह मजबूत नहीं होती। माधवी अपनी जिंदगी में पहले कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं गई थी, लेकिन अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उसने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक के चक्कर काटे, हर जरूरी कदम उठाया। बार बार निराशा मिलने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। यहां तक कि उसके खिलाफ एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, लेकिन वो झुकी नहीं, लड़ती रही और अंत में जीत उसी की हुई। लेकिन हर किसी में माधवी जैसी हिम्मत नहीं होती कि पूरे प्रदेश के प्रशासन को हिलाकर रख दे। समय आ गया है कि हम उन सभी मामलों पर गौर फरमाएं जिन्हें एनकाउंटर्स के नाम पर दर्ज किया जाता है। यकीनन इनमें से कई एनकाउंटर्स जायज होंगे, लेकिन अगर एक भी बेकसूर मारा जाता है तो हमें उसकी जिंदगी की कीमत को पहचानना होगा, उसे इंसाफ दिलाना होगा। एक नागरिक होने के नाते उसके लिए सवाल खड़ा करना होगा। ऐसे मामलों की तह तक जाने के लिए आप आरटीआई की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माधवी अपने बेटे के लिए लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।